नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। मैंने पिछले व्याख्यान में आपको सामाजिक समूह से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में समझाया था। मैंने प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह की अवधारणाओं के बारे में भी आपको विस्तार से बताया था। आज के इस व्याख्यान में हम रेफरेंस ग्रुप अर्थात संदर्भ समूह के बारे में जानेंगे। संदर्भ समूह की जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी कंपटीशन हो, जो सोशियोलॉजी से संबंधित पेपर हो, उसमें संदर्भ समूह के संबंध में अवश्य प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम संदर्भ समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया था। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के एक अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार करते थे जिसके वे स्वयं सदस्य नहीं थे। हाइमन ने उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। हाइमन के शब्दों में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह था। इससे यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है, परंतु उसका सदस्य बनने का प्रयास करता है। हम कई समूह को देखते हैं और उनकी गतिविधियों से इतने प्रभावित होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम भी काश इस समूह का सदस्य होते हैं। जैसे हम IAS ऑफिसर या पुलिस अधिकारियों का समूह या चिकित्सकों का समूह या प्राध्यापकों का समूह देखते हैं और एक विद्यार्थी के रूप में हम सोचते हैं कि हम भी पढ़ लिख के ऐसे ही बनेंगे और इसी समूह का एक हिस्सा होंगे। तो ये हमारे लिए संदर्भ समूह है। हाइमन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों जैसे मुजफ्फर शेरीफ, न्यूकॉम एवं कुछ समाजशास्त्रियों जैसे RK मर्टन, टर्नर, स्टूफर ने संदर्भ समूह के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संदर्भ समूह की अवधारणा मुख्यतः इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि मानव व्यवहार तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में प्रायः कुछ गैर सदस्यता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं गैर सदस्यता समूह के लिए जिनकी मानव के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हाइमन ने संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप कहा है। इन्हें संदर्भ समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न सिर्फ अपना एवं अपनी स्थिति का भी मूल्यांकन करता है बल्कि दूसरों की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक निम्न आर्थिकी वर्ग का लड़का उच्च आर्थिक वर्ग की जीवन शैली या उसमें प्रचलित नियमों एवं विचारों से बहुत प्रभावित होता है और अपना एक एवं अपनी सदस्यता समूह के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन उच्च आर्थिक वर्ग में प्रचलित व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर करता है, तो वैसी स्थिति में उच्च आर्थिक वर्ग उस निम्न आर्थिक वर्ग के लड़कों के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा के संबंध में मुजफ्फर शेरीफ ने भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह वे समस्त समूह है जिसका कि वह अपने आप को हिस्सा मानता है या जिसके साथ वह अपने को मानसिक रूप से जोड़ता है एवं जिन समूहों की सदस्यता की चाह उसमें होती है। इस परिभाषा के अनुसार हमने जो उदाहरण दिया है उसे, जैसे कि निम्न आर्थिक वर्ग के लड़के के लिए उच्च आर्थिक वर्ग एक संदर्भ समूह है, स्पष्ट होता है। शेरीफ के अनुसार संदर्भ समूह एक मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी समूह के सदस्य किसी दूसरे समूह से
जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं, अपना मानसिक संबंध जोड़ते हैं एवं स्वयं को उस अन्य समूह के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हैं। सेरिप ने यह कहा भी है कि ऐसी स्थिति अर्थात संदर्भ समूह स्थिति अधिकतर औद्योगिक समाजों में उत्पन्न होती है। इन समाजों में अत्यधिक विभाजन के कारण समूह की संख्या बढ़ जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह अधिक आते जाते हैं, सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए कुछ व्यक्तियों को अपने वास्तविक समूह के संबंध में भ्रम होता है। इन परिस्थितियों में लोग दूसरे समूह को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। R.K. मर्टन ने भी संदर्भ समूह के संबंध में बताया है कि संदर्भ समूह कि जिस ढंग से कोई समूह संदर्भ समूह हो सकता है, उसी तरह एक व्यक्ति भी किसी के लिए संदर्भ व्यक्ति हो सकता है। अर्थात मर्टन ने संदर्भ व्यक्ति के संबंध में भी चर्चा की है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भी एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। विवेकानंद जी, कबीरदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, B.R. अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी कुछ ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिसकी जीवन शैली, जीवन दृष्टि एवं विचारों को एक आदर्श मानकर बहुत लोग अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लोग उनसे प्रभावित होकर उनका अनुसरण चाहते हैं। वैसे व्यक्तियों का R.K. मर्टन भूमिका प्रारूप या आदर्श कहा है, अर्थात रोल मॉडल कहा है। प्रसिद्ध अमेरिकन सामाजिक मनोवैज्ञानिक न्यूकॉम ने संदर्भ समूह सिद्धांत के क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया है। संक्षेप में कहें तो किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वह सही मानता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर नकारात्मक संदर्भ समूह किसी व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह है जिसके प्रचलित नियम, कानून एवं मूल्य को वह न सिर्फ अस्वीकार करता है बल्कि प्राय उस समूह के प्रचलित नियम एवं मूल्यों के विपरीत नियम, मूल्यों को वह स्वयं मानता है या अपने समूह में उसको प्रचारित करता है। इस उदाहरण में उस निम्न आर्थिक वर्ग के लड़कों के लिए उच्च आर्थिक वर्ग सकारात्मक संदर्भ समूह का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समूह के प्रति गोरे समूह का जो मनोभाव या भारतीय संदर्भ में दलितों या पिछड़ी जातियों के प्रति उच्च जाति के लोगों का जो मनोभाव नकारात्मक संदर्भ का उदाहरण है। इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए संदर्भ समूह की अवधारणा से संबंधित कुछ तथ्यों की चर्चा की जा सकती है। नंबर 1, किसी व्यक्ति के लिए कोई भी समूह, चाहे वह उसकी सदस्यता समूह हो या गैर सदस्यता समूह, संदर्भ समूह बन सकता है। कभी कभी कोई भी व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है। नंबर 2, किसी समूह या व्यक्ति को संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति कहे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह समूह उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई संदर्भ फ्रेम अर्थात फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस अवश्य प्रदान करे, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने को या दूसरों का मूल्यांकन कर सके। नंबर 3, एक काल्पनिक समूह भी किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह बन सकता है। नंबर 4, संदर्भ समूह के प्रभावों के आधार पर उसे सकारात्मक या नकारात्मक संदर्भ समूह कहा जा सकता है। नंबर 5, जिस प्रकार एक समूह के विभिन्न सदस्यों का संदर्भ समूह भिन्न भिन्न हो सकता है, उसी प्रकार विभिन्न समूहों का संदर्भ समूह कभी कभी एक भी हो सकता है। इसी प्रकार नंबर 6, व्यक्ति के जीवन में संदर्भ समूह स्थिर नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिति, रुचि, मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन के साथ व्यक्ति के संदर्भ समूह में भी परिवर्तन होता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आज हमने संदर्भ समूह की अवधारणा का विस्तार से उल्लेख किया है, विस्तार से इस पर चर्चा की है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको संदर्भ समूह की अवधारणा को समझाने की। अब हम अगले व्याख्यान में संदर्भ समूह के प्रकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।